स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्यतिथि है। आज ही के दिन वो स्वर्गलोक को पधार गए थे, जिसको सदियों से हमारा संगठन बलिदान दिवस के रूप में मनाता है। तो मैं खासकर युवा वर्ग से कुछ इनकी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे इतिहास में, हमारे पढ़ाई लिखाई में ऐसे महान पुरुषों का किसी का जिक्र नहीं है जो हमारे देश के लुटेरा थे, क्रूर शासक थे। उनको तो बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ऐसे महान राष्ट्र चिंतक के बारे में हम लोगों ने बुक में तो शायद कहीं नहीं पढ़ा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 ईस्वी में बंगाल की धरती पर हुआ था। उनके पिताजी उस टाइम में हाईकोर्ट के, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे। शायद वो उस जमाने में नॉर्मल परिवार में जन्म भी नहीं लिए थे, बहुत हाई फाई और एजुकेटेड परिवार था। लेकिन ऐसे परिवार में रहने के बावजूद भी पता नहीं कुछ भगवान का उनके ऊपर आशीर्वाद था या क्या था, राष्ट्र के प्रति वो चिंतन करते थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने उस जमाने में मैट्रिक पास कर लिया था। मैट्रिक पास करने के बाद, 10th करने के बाद अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाते हुए वो पढ़ते पढ़ते बैरिस्टर बने। 1923 या 24 में शायद वो बैरिस्टर बन गए थे। बैरिस्टर बनने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट में उन्होंने कुछ दिन काम भी किया, लेकिन फिर भी उनका जो अपना सपना था वो निरंतर आगे बढ़ता गया, वो वहीं नहीं रुके, एजुकेशन आगे करते गए और पढ़ते पढ़ते फिर वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के वीसी भी बने। इसी दौरान 1933 ईस्वी में उनकी पत्नी भी गुजर गई और उनके बच्चे की मौसी ने पालन पोषण किया। परिवार के तरफ वो उतना फिर भी नहीं झुके और देश के प्रति उन्होंने कुछ करने की जो ठानी थी उसके पीछे वो निरंतर आगे बढ़ते गए। 1942 ईस्वी में आते आते वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 41-42 के क्रम में शायद वो बंगाल सरकार में मंत्री भी बने थे। फिर उनका मन ऐसा था कि राष्ट्र के प्रति कुछ करना है, तो वो राज्य में सीमित नहीं रहेंगे, वो राष्ट्र के राजनीति की ओर अग्रसर होकर बढ़ते चले गए। हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे ही। 1946 ईस्वी में जब भारत पाकिस्तान बंटवारे की बात चल रही थी, उस टाइम अभी हम लोगों के सीनियर वरिष्ठ कार्यकर्ता सुनील जी ने बताया ही है कि किस तरह से माहौल बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के लिए चल रहा था। तो बंगाल की विकट परिस्थिति उसी टाइम से आ रही थी, तो उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था कि बंगाल को हम विभाजन में खंडन करेंगे और बहुसंख्यक जो हमारा हिंदू भाई है वो इधर रहेगा और जो अल्पसंख्यक हैं हमारे देश के माइनॉरिटी वो उस तरफ चले जाएंगे। उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, बहुत चीज़ उन्होंने किया था, जिसके बाद जाके वो उस विकट परिस्थिति को सही सुलभ ढंग पर में लाके उसको विभाजन करवा सके। विभाजन होने के बाद भी जिस हिसाब से देश में राष्ट्र निर्माण में लोगों का मनोबल, मानसिकता वो देख रहे थे, उनका मन उन लोगों के प्रति समर्पित नहीं था। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद नेहरू सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सांसद के रूप में चुने गए और उन्हें उस सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वो उद्योग मंत्री बने और आज के डेट में शायद देश भर में आप जो भी बड़ा बड़ा इंडस्ट्री देख रहे होंगे, जैसे भिलाई स्टील का बहुत नाम आप लोगों ने सुना है, वैसे वैसे इंडस्ट्री के जन्मदाता, स्थापनाकर्ता समझ लीजिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे, जो गांव-गांव, घर-घर खादी का, हम युवा उतना नहीं जानते होंगे, वरिष्ठ लोग जानते होंगे कि पहले हमारे एरिया में खादी का किस स्तर पे काम चलता था। वैसे काम को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे। लेकिन वैसे उनका जो अपना विचारधारा था राष्ट्र के प्रति और जो वर्तमान की सरकार थी, दोनों में मेल नहीं खा रहा था। 1950 ईस्वी में आके जो हमारे देश के हिंदू भाई जो पाकिस्तान में रह गए थे, वो वहाँ से प्रताड़ित होकर भाग भाग के भारत आ रहे थे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्तमान सरकार को ये बोल रहे थे कि हम अभी भी एक ऐसा सुझाव कर सकते हैं अपने में
एक साझेदारी कर सकते हैं कि जो यहाँ रहना चाहते हैं उनको यहाँ रखें और जो वहाँ से आना चाहते हैं उनको हम यहाँ अपना नागरिकता दें। लेकिन नेहरू जी ने उस समय में वैसे हिंदू बहुसंख्यक को, जो पाकिस्तान के अल्पसंख्यक थे, उसको रिफ्यूजी का नाम दिया था, जो उनके दिल को बहुत चुभा था। क्योंकि जब 1947 में 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, तो जो सुबह रात में सोया था भारत में और सुबह उठा पाकिस्तान में, उन लोगों को तो ये पता नहीं था कि कल हम पाकिस्तान में आ जाएंगे, या उनकी अपनी मंशा नहीं थी कि मैं पाकिस्तान में रहूं, हिंदुस्तान ना जाऊं। और आज के डेट में तो बहुत परिवर्तन हुआ। उस ज़माने में बहुत भोले भाले लोग हुआ करते थे, अपने गांव से बाहर अगल बगल लोगों को रास्ता भी नहीं पता हुआ करता था। तो रातों रात कैसे वो समझेंगे कि भारत का बॉर्डर कहाँ है, पाकिस्तान का बॉर्डर कहाँ है, किस रास्ते से निकलेंगे और क्या होंगे। तो वैसे मजबूरी में फंसने वाले लोग अगर यहाँ आना चाह रहे थे, तो वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अपनी मंशा थी कि हम उनको अपने राष्ट्र में, अपने भारतवासी देश का नागरिक बना के उनको रखें। लेकिन इस पर नेहरू जी ने उनको रिफ्यूजी का नाम दिया। और सोचने का इसी बहुत तरह का ऐसा विवाद आया कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देके उस सरकार से अपना नाता तोड़ लिया। फिर उनके मन में ये, जहन में ये बात आई कि राष्ट्र के प्रति समर्पित जो भी आदमी होगा उसको हम इकट्ठा करेंगे। उस टाइम में 1924 से ही हमारा स्वयंसेवक संस्था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सब लोगों ने नाम सुना, वो काम कर रहे थे। उनके पास स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए और गुरु जी के पास उन्होंने अपनी सारी बातें कही कि मेरी इच्छा है कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी बनाइए और मैं उस पार्टी के साथ काम करूंगा, राष्ट्र निर्माण में कुछ हम लोग अपना नया भूमिका निभाएंगे। उन्होंने सीधा उनको मना कर दिया कि हमें अभी बहुत कुछ करना है, हम पार्टी बनाने नहीं आए हैं, हम देश को एक सूत्र में बांधने, लोगों को राष्ट्र के प्रति भावना जगाने आए हैं। अभी हमारा सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन चलिए आप आए हैं तो हम अपने विचारधारा के कुछ लोगों को आपको देते हैं और आप पार्टी बनाइए। उसी में अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, अभी सुनील जी ने जिक्र किया था, जिनकी मौत मुगल सराय में जो अब दीनदयाल उपाध्याय हो गया है, दोनों आदमी को दिया। और इन लोगों ने मिलकर 1951 ईस्वी में, अक्टूबर महीना था, 1951 ईस्वी में दिया छाप सिंबल के नाम पर जनसंघ पार्टी बनी है। उस जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, जिसके बाद फिर चुनाव हुआ। 52 में चुनाव हुआ। 52 में चुनाव होने के बाद जनसंघ के 3 सांसद चुन के लोकसभा तक पहुंचाया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम में कि जो कांग्रेस पूरे कोने कोने में छाया हुआ था, वहाँ जनसंघ दिया छाप का 3 सांसद बना। 3 सांसद जब बन गए, फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तो वहीं रुकना नहीं था। उनके मन में एक ही भावना थी कि जब हम आज़ाद हो गए तो देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेगा। ये सब दिन से उनके मन में ये भावना जग रही थी, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद भी कश्मीर हम लोगों का अभिन्न अंग नहीं था। 370 के बारे में और बहुत कुछ की जानकारी हमारे पहले के नेताजी ने आपको बता दिया है। तो इस पर वो निरंतर काम करते रहे। और उस टाइम में कश्मीर जाने के लिए लोगों को पासपोर्ट टाइप का एक पर्ची कटाना पड़ता था। वैसे आप लोग कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एंट्री नहीं कर सकते थे। कश्मीर के प्रधानमंत्री दूसरे हुआ करते थे, भारत के प्रधानमंत्री दूसरे हुआ करते थे। कश्मीर का झंडा अलग होता था, भारत का झंडा अलग होता था। उसी पर उन्होंने नारा दिया था कि 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेगा। तब उन्होंने विचार किया कि मैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने आप को तैयार किया कि मैं जम्मू कश्मीर जाऊंगा और बिना किसी रजिस्ट्रेशन, किसी वीजा के मैं अपने देश में जाऊंगा, मुझे कौन रोकता है, मैं देख लेता हूँ। जब वो लोग चलने के बाद पंजाब से जब गाड़ी आगे निकली तो सब वर्तमान सरकार की, या उस टाइम में जो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स के जो करता धरता थे, उन लोगों की कुछ ना कुछ कूटनीतिक चाल थी अपनी, जो उनको ट्रेन से ही गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि ये लोगों को पता था कि अगर
श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां पहुंच गए तो देश में एक बहुत बड़ा उबाल पैदा कर देंगे ये लोग। तो इसको ब्रेक करने के लिए उनको ट्रेन से ही नज़रबंद कर लिया गया, और ट्रेन से उनको नज़रबंद करने के बाद 1952 ईस्वी के मई में 1953 ईस्वी था, 1953 के मई में उनको नज़रबंद किया गया। और नज़रबंद करने के बाद लोगों को किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं हुई कि वो कहाँ है क्या है। बस एक न्यूज़ आया कि उनकी तबीयत खराब है, और तबीयत खराब होते होते आज ही के दिन 23 जून वो लोगों को ये सूचना मिली 1953 ईस्वी में कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, जो कि अभी तक ये विवादास्पद बना हुआ है कि उनकी मौत कैसे हुई। इतने बड़े एक महान लीडर की मृत्यु किसी जेल में हो गई, लेकिन सरकार ने अभी तक उसका कोई जांच नहीं किया। अभी तक उसके बारे में आम जनता को कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ ये पता है कि उनकी मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत हम लोग अभी भी जानते हैं कि बहुत बड़ा एक षड्यंत्र के तहत उनकी मौत हुई, जिसके बाद पार्टी निरंतर काम करते करते आज हम लोग इस मुकाम पर है। इन्हीं महान चिंतक के नाम पर हम लोग आज काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं खासकर युवा वर्ग को बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग इनकी जीवनी को जरूर पढ़ें। सभी लोग यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इनके बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानें, क्योंकि हमारा जितना बड़ा कर्तव्य अपने माँ बाप का सेवा करना है, अपने परिवार की देखरेख करनी है, अपने समाज का देखरेख करना है, उतना ही बड़ा हमारा कर्तव्य अपने राज्य को भी देखने का है, अपने राष्ट्र को भी देखने का है, और अपने राष्ट्र के प्रति सोचने का भी है कि हम इनडायरेक्ट रूप से डायरेक्ट रूप से राष्ट्र हित में सभी लोग एक हैं। तो खासकर अभी जिस जगह पे हम लोग ये आज का आयोजन किए हुए हैं, ये शिक्षा निकेतन पब्लिक स्कूल नेहरा, मैं उनके डायरेक्टर से कहना चाहूँगा कि एक अच्छे समाज का निर्माण, एक अच्छा शिक्षक, स्कूल और नारी, तीन आदमी का योगदान होता है जो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो उसमें स्कूल और शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि थोड़े आधे घंटे का ही क्लास हो, लेकिन हफ्ते में एक ही दिन क्यों ना हो, आप बच्चे को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ अपने शिक्षक को बोल के, जो भी शिक्षक हैं आपके, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क्या जीवनी थी, क्या था, वो अपने स्कूल में, शिक्षा निकेतन में आप जरूर बच्चों को शिक्षा दें, ताकि एक अलग मैसेज भी जाएगा कि इस स्कूल में सिलेबस से हट के भी कुछ पढ़ाई होती है। और इससे हमारा नया जनरेशन जो है वो एक अलग ऊर्जा के साथ राष्ट्रहित में सोचते हुए अपने आप को तैयार करेंगे। यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम करता हूँ।